प्यारे बच्चों, क्लास 12 एसए 1 का एग्ज़ाम सितंबर माह में होना है। पंजीयन का काम शुरू हो चुका है। क्लास 12 इतिहास विषय में एसए 1 के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न चैप्टर 2 से जो प्रणव प्रियदर्शनी पीजीटी हिस्ट्री के शिक्षक हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है। तो एक नज़र ज़रूर इसे आप देख ले, कॉपी में नोट कर ले। तो चैप्टर 2 का नाम है आपका राजा, किसान और नगर, आरंभिक अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब और किसने पढ़ा। तो इसको 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। फिर है अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया है, तो अशोक को कहा गया है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ही बता रहे हैं, वहाँ 4 ऑप्शन रह सकता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है, तो 16 महाजनपद का उल्लेख है। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी, तो महान अशोक ने। अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है, तो 5 प्रांत। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, तो अजातशत्रु ने। इंडिका नामक पुस्तक की रचना कौन किए हैं, तो मेगास्थनीज ने। दूसरे नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, तो लौ युगीन नगर। समुद्रगुप्त की प्रयाग पर सृष्टि की रचना किसने किया था, तो हरिसेन ने। भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है, समुद्रगुप्त। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे, वानभट्ट। अशोक के धर्म की लिपि क्या थी, तो ब्राही। किसके अभिलेख में भूदान का उल्लेख है, तो प्रभावती गुप्त। अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, तो रुद्रदामन ने। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया, सम्राट अशोक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाखा दत्त की। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने। किन शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया, तो कुषाण शासकों। अब यहाँ से आपका लघु उत्तर ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, धम्म नीति क्या है, तो पाली भाषा के शब्द धम्म का अर्थ आचरण होता है। कुछ इतिहासकार धम्म को धर्म की संज्ञा देते हैं। महान सम्राट अशोक के द्वारा गौतम बुद्ध के उद्देश्यों की प्रचार प्रसार करने की नीति को धम्म नीति कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने धम्म महामंत्रों को भी राज द्वारा नियुक्त किए थे। फिर है अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है, तो अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। भारत में प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है जिसे बनवाया है। अभिलेख के महत्व है कि अभिलेख प्राचीन काल के अध्ययन के लिए प्रामाणिक स्रोत होते हैं क्योंकि ये समकालीन होते हैं। दूसरा, अभिलेख बनवाने वाले के अभिलेखों से शासन के विचार, राज विस्तार, उपलब्धियां, चरित्र, जन भावना का पता चलता है। अभिलेखों से तत्कालीन धर्म, संस्कृति, रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। अभिलेखों से तत्कालीन भाषा और लिपि का ज्ञान होता है। शासकों के आदेश, शत्रु विजय तथा नागरिक अधिकारों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद से आप क्या समझते हैं, महाजनपदों के 4 विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जन का अर्थ लोग तथा पद का अर्थ लोगों का पैर होता है, जिसे जनपद मतलब जिला कहा गया। इन्हीं जनपदों को मिलाकर महाजनपद राज कहा गया। अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक जगह लोगों का ज़्यादा बसाव होने के कारण राज्यों को महाजनपदों के नाम से पहचान किया जाने लगा। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपद का जिक्र है, जिनमें 12 राजतंत्रीय और 4 गणतंत्रीय राज्य थे। महाजनपदों के निम्नलिखित विशेषता होते थे। पहला, बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपद का जिक्र है, जिसमें 12 राजतंत्रीय और 4 गणतंत्रीय राज्य थे। लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास प्रारंभ हुए। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी जो प्रायः किलेबंद होती थी। महाजनपद काल में अनेक बौद्ध जैन ग्रंथों का निर्माण किया गया। महाजनपद काल में कृषि एवं व्यापार का विकास हुआ, अतः इसे दूसरे शहरीकरण के नाम से भी जानते हैं।
अगला है कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग मतलब उड़ीसा पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 1.5 लाख सैनिक बंदी बनाए गए तथा कई गुना घायल हुए, जिससे अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला, उसे युद्ध से घृणा हो गई तथा जीवन भर युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। कलिंग युद्ध के परिणाम देखकर बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कलिंग युद्ध के द्वारा अशोक शांतिवादी हो गया तथा राज विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया। इस युद्ध के बाद हिंसा, शराब, मांस सेवन आदि बंद करा दिया गया। संयम, विचारों की पवित्रता, दया, दान, सत्य, सेवा आदि पर बल दिया गया। अशोक देवनाम पिपदसी की उपाधि धारण किया तथा राज्य में युद्ध घोषण के स्थान पर धर्म घोषण प्रारंभ हो गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध महाजन सबसे शक्तिशाली था, जिसमें निम्नलिखित कारण थे। पहला, मगध की दोनों राजधानियां राजगिर और पाटलिपुत्र की भौगोलिक स्थिति सुरक्षित थी। राजगिर 5 पहाड़ियों से घिरा था तो पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों से घिरा हुआ था। मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु और पद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य तथा सम्राट अशोक आदि योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। मगध महाजनपद में लोहे की उपलब्धता थी, जिसके कारण लोहे के हथियार एवं उपकरण आसानी से उपलब्ध होते थे। चौथा है, कृषि के लिए अच्छी उपजाऊ तथा उर्वरक भूमि थी, जिससे यहाँ के लोग अन्न उत्पादन में आगे थे। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के समीप होने के कारण जल मार्ग से यात्रा सस्ता एवं आसान था। मगध के क्षेत्र में घने जंगल होने के कारण हाथी काफ़ी संख्या में पाए जाते थे, जिनका प्रयोग युद्ध में काफ़ी महत्व था। हाथी से दलदल स्थान तथा दुर्गों को तोड़ने में काफ़ी सहायता मिलती थी। छठा है, अशोक का धर्म क्या है, इसके मुख्य विशेषताओं को लिखे। तो अशोक का धर्म मानव का सामाजिक नैतिकता आचरण से था, जिसमें अनेकों आदर्श व्यवहार समाहित थे। इसमें सदाचारी जीवन के साथ मध्यम मार्ग पर केंद्रित था, किंतु इसे मानने के लिए कोई दबाव नहीं था। अशोक के धर्म की मुख्य विशेषताएं हैं। महान अशोक का धर्म तत्कालीन सभी धर्मों का सार था। अशोक के धर्म में लोक कल्याण, नैतिकता, आचरण आदि अच्छी बातों पर केंद्रित है। अशोक के धर्म में सत्य, अहिंसा, करुणा, उदारता, पवित्रता, दानशीलता के गुणों का विकास करना था तथा क्रूरता, क्रोध, अहंकार आदि का निषेध था। दासो धर्म, गुरुओं, माता पिता, बुजुर्गों के प्रति आदर भाव, अपनी आस्था के अलावे सभी धर्मों के प्रति आदर भाव। धर्म में कर्मकांड और अनुष्ठानों पर जोर नहीं दिया गया, बल्कि आचरण, कर्म की पवित्रता, ब्राह्मणों के प्रति आदर, पशुओं के प्रति दया आदि व्यवहारिक बातें शामिल थी। आपस में एकता बनाए रखना है। 7वां है, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो पहला कारण है अयोग्य उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त के पश्चात प्रायः सभी गुप्त शासक दुर्बल एवं अयोग्य हुए, जिससे गुप्त साम्राज्य का पतन क्रमिक रूप से हुआ। उत्तराधिकारी के निश्चित नियम नहीं होने के कारण सदैव गृह युद्ध की स्थिति बनी थी, जिससे शासक की स्थिति कमजोर हुई। तीसरा है, नई शक्तियों के उदय से केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गया, जिससे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिन्होंने राजा के प्रभुत्व को चुनौती दिया। गुप्त काल में हुन आक्रमण इसके पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो बच्चों, और लास्ट अब 2 पॉइंट और है कि गुप्त प्रशासन सामंतों व्यवस्थाओं पर आधारित था। प्रशासकीय पदों का वंशानुगत होना भी पतन का एक कारण बना। लास्ट पॉइंट है, गुप्त काल में कृषि पर अत्यधिक दबाव हो गया। उद्योग, व्यापार और नगरों आदि के पतन होने से आर्थिक संपन्नता में कमी आई। तो इतना आपका चैप्टर 2 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसे पीजीटी इतिहास के शिक्षक ने चुनकर ये क्वेश्चन को तैयार किया है। आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। ध्यान से इसको कॉपी में नोट करके याद कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।